हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक और स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। अभी हम लोग का चल रहा है एनटीटी में पेपर 7 जो शिक्षण विधियां मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज जो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है गणित शिक्षण विधियां, मतलब गणित की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स। कौन कौन से शिक्षण विधियों के द्वारा आपको मतलब गणित की शिक्षा दी जा सकती है उसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। गणित पढ़ाते समय शिक्षक क्या है, विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है ना। गणित पढ़ाते समय शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, उनमें से एक आगमन विधि है। किन किन विधियों का? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, तर्क विधि, है ना। बहुत सारी विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक लोग करते हैं गणित शिक्षण के दौरान, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसको? आगमन विधि को। इसमें क्या है कि इसमें पहले आपको ये आगमन विधि में विशेष तथ्य या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन विद्यार्थी से करवाया जाता है। इसमें क्या है आगमन विधि में कि पहले आपको प्रॉब्लम दे दिया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपको क्या है उसका नियम यानी उसका फॉर्मूला, उसका जो रूल्स है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, तो वो होता है आगमन विधि। इसमें क्या है देखिए, उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन विद्यार्थियों से करवाया जाता है ना। नियमों का निष्कासन किससे करवाया जा रहा है? विद्यार्थियों से करवाया जा रहा है। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि, ये जो दो विधियां हैं इसके विषय में आपको आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि, इसको ध्यान से समझिए। इसमें आगमन विधि में क्या है कि पहले इसमें आपको एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद आपसे फॉर्मूला निकलवाया जाता है। जबकि निगमन विधि में क्या है, देखिए इसमें आगे सबसे पहले क्या है इससे पहले आपको नियम बता दिया जाता है, मतलब पहले ही आपको फॉर्मूला बता दिया गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। ये दोनों ही विधियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनके विषय में, इनके बारे में सीटेट में काफी कुछ पूछा जाता है, या जो भी टीचिंग, जितने भी तरह के टीचिंग एग्जाम है उन सब में आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आगमन विधि क्या है कि इसमें क्या है, उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन विद्यार्थियों से करवाया जाता है। हम कह सकते हैं कि विशेष से सामान्य की ओर, या फिर इसको क्या बोला जाता है, विशेष से सामान्य की ओर। क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है कि विशेष से सामान्य की ओर अगर किसी सूत्र का पालन किया जा रहा है तो वो कौन सी विधि है? तो वो है आगमन विधि। देखिए लिंडन ने इस विधि को क्या किया है, स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, है ना, तब हम शिक्षा की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, पहले उनके सामने समस्याएं रख दी जाती है और समस्या के समाधान के जब वो तरीके खुद से ढूंढ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। जैसे देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि इसमें क्या है, यदि हमें अंकगणित में समानुपात के समान नियमों को विद्यार्थियों के को सिखाना है, इसमें क्या है एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और उसको क्या है स्टूडेंट्स को सिखाने का है। तो क्या कर रहे हैं, पहले नियम नहीं इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना, पहले इसमें रूल्स को नहीं बताएंगे कि कैसे क्या करना है, बल्कि क्या है स्टूडेंट के सामने कुछ एग्जाम्पल रख देंगे। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल रखा गया, ये और ये। अब इसमें क्या है कि वो स्टूडेंट, बच्चा जो है एक एक करके देखेगा। 3:9 है ना, और प्रोपोर्शन क्या है 4:12 है। तो इसको इसको किस तरीके से इसको किया जाएगा? तो देखिए 3:9 का मतलब क्या हुआ, 3/9, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, और 4/12। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बच्चा ये करके देखा कि 3 × 12, सॉरी 3 × 12 जो है, बच्चा यहाँ ये करके देखने में सक्षम है कि जो 3 × 12 है वो क्या है, इक्वल हो रहा है किसके, 4:9 के, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बच्चे को क्या पता चला कि 3 × 12 इक्वल है 9:4 के। ऐसे ही सेम इसमें भी करके देखेगा, सेकंड वाले में भी, कि 2/3 जो है और इक्वल टू 4/6 जो है, इसको क्या किया कि 2 × 6 किया और ये इक्वल हो रहा है 3 × 4 के।
ठीक है। अब ये करने के बाद बच्चे को ये पता चला, क्या यहाँ से क्या पता चल पाया बच्चे को कि इस प्रकार समानुपात का नियम ज्ञात हुआ। अर्थात समानुपात में क्या है, बाह्य राशियों का, जो भी बाह्य राशियां हैं, मतलब जो भी बाहर के जो इसमें रेशियोज हैं, जैसे 3 है और 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है कि दोनों अंदर की राशियों को मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम आ रहा है। इस चीज का किसको पता चला, बच्चों को पता चल पाया, है ना, कि बाह्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार अध्यापक क्या है, विद्यार्थियों से स्वयं नियम ज्ञात करा लेते हैं। ठीक है, तो ये था आगमन विधि। अब आगमन विधि का क्या है कि अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल छोटा सा आपको दिया गया है कि इसमें क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है या 180 अंश होता है। इस प्रकार वे स्वयं यह नियम जान लेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है ना, इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो दोनों संगत भुजाएं भी समान होंगी, अर्थात त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ये कैसे बच्चा खुद कर रहा है, कैसे कर रहा है, अध्यापक छात्रों से कोणों के साथ साथ भुजाओं भी नापने को कहेगा, है ना, कि आप खुद से उसको टेस्ट करके देखें कि क्या है। निश्चय ही छात्र स्वयं निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल लेंगे। किस प्रकार का निष्कर्ष, कि देखिए कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो, किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण अगर बराबर हो तो क्या है, दोनों संगत भुजाएं भी, मतलब इसका क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, समझिएगा थोड़ा। ये जो लाइन है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर समान हो तो संगत भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो देखिए अगर ये ऐसे है और ये कोण अगर इक्वल है, ये वाला और ये वाला अगर कोण इक्वल है तो क्या हुआ, इसकी संगत भुजाएं, मतलब इसका संगत भुजा क्या है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें इसका लेंथ इक्वल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है तथा छोटे कोण के सामने की भुजा भी छोटी होती है। बिल्कुल सही बात है कि बड़ा जो अगर कोई कोण होगा, सपोज ये कोण बड़ा है तो बड़ा कोण के सामने की भुजा जो क्या होगी, ये बड़ी होगी, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। क्योंकि इस एंगल को बनाने के लिए कौन सा लाइन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वाला लाइन, है ना। अगर ये लाइन अगर ज्यादा बड़ा, सपोज अगर ये ऐसा है फिगर, अगर हम ये इसे स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बना देते, ये लाइन बड़ा कर देते तो क्या हो जाता है, ये एंगल इंक्रीज कर जाता है ना। तो क्या है कि कोई एंगल को बड़ा या छोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके सामने की जो भुजा होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। थर्ड है, यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो तो उसके तीनों कोण भी समान होंगे, अर्थात वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब कि अगर किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों अगर जो साइड्स है, उसका साइड्स का लेंथ अगर तीनों अगर सेम है तो तीनों का एंगल भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये क्या है, बच्चा खुद से जब उसका मेजरमेंट करेगा, उसका मेजर करेगा तो बच्चे को खुद से ये चीजें पता चल जाएगी। अब देखिए आगमन विधि के जो गुण है ना, इसके मेरिट्स जो है क्या क्या है, कि गणित शिक्षण की आगमन प्रणाली छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है ना। इसमें बच्चा क्या है, स्वयं से करके सीखता है, और यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, इस कारण पूर्णतया वैज्ञानिक है। बहुत सही बात है कि भाई ये क्या है, बिल्कुल प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से बालक खुद से करके उसमें देख रहा है। थर्ड है, आगमन विधि के द्वारा प्राप्त किया गया गणित का ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में क्या है, सदैव के लिए बैठ जाता है। जो बच्चा खुद से करके कोई भी चीज अगर सीखेगा, खुद से अगर उसको ये सॉल्व करेगा तो क्या बच्चा उसको लाइफ टाइम भूलता नहीं, उसके दिमाग में वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाता है। इस प्रणाली से प्रदान किया गया गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करते हैं। और सही बात है, कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चा फंस रहा है 3 4 5 बार अगर बनाने के बाद अगर वो बच्चा अगर सॉल्व कर लेता है उस प्रॉब्लम को, तो क्या होता है, इससे बच्चे में आत्मविश्वास की भावना क्या है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। देखिए इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, दोष भी हैं। तो क्या है, यह प्रणाली अत्यंत धीमी है, और यदि इस प्रणाली को अपनाकर गणित का शिक्षण प्रदान किया जाए तो कभी पाठ्यक्रम समाप्त नहीं होगा। अगर इस तरीके का प्रोसेस, अगर इस पद्धति से अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चा ठीक है स्वयं से सीखेगा तो, लेकिन उसका प्रोसेस हर बच्चे में एक जैसी कैपेसिटी होती नहीं है, तो हर बच्चा टाइम पे कोर्स को पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। तो बच्चा क्या है, मतलब स्लो प्रोसेस से उसमें सीखेगा तो क्या है, बच्चा पिछड़ता चला जाएगा। सेकंड है, इसमें इस विधि के फलस्वरूप कभी कभी गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क पर विषय की गलत छाप अंकित हो जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रयोग करते करते जो खुद से बनाने के लिए हम जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, या किसी गलत प्रोसेस से हम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं।
तो उस समय क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में फिर क्या है, वो गलत प्रोसेस उसके माइंड में क्या है, सेट हो जाता है। तो ये धोखा हो सकता है भाई बच्चों के साथ, चूंकि ये तो प्रयोग की विधि है। यह विधि सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। बहुत सही बात है कि अभी मैंने बताया कि हर बच्चे की कैपेसिटी क्या है, एक जैसी नहीं होती, तो सभी बालकों के लिए ये विधि जो है क्या है, उपयोगी नहीं है। सब बालकों में योग्यता नहीं होती कि वे गणित के सामान्य नियम क्या है, निकाल सके। कुछ विशिष्ट बालक ही ऐसे होते हैं जो अध्यापक की सहायता से नियम निकालने में समर्थ हो पाते हैं। सही, बिल्कुल सही बता रहा है। चौथा है, गणित विज्ञान में इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। बहुत सही बात है कि गणित विज्ञान में इस प्रोसेस का, इस मेथड का हम लोग हर समय इसका यूज नहीं कर सकते। कभी कभी बच्चों को ऐसा करने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, कभी कभी, है ना, ताकि उनमें क्या है कि आत्मविश्वास को डेवलप किया जा सके। उसके बाद देखिए, अभी मैंने ऊपर ही बताया था जैसा कि आगमन विधि के बाद क्या, कि एक है निगमन विधि, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये निगमन विधि है। एक है इंडक्टिव मेथड, दूसरा है डिडक्टिव मेथड। बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है किसी भी तरीके की टीचिंग परीक्षाओं में या टेट में, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है। यह विधि क्या है कि ये आगमन के ठीक क्या है, विपरीत विधि है। इसमें क्या है कि आप पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश आप क्या है बच्चों को बता देते हैं, फिर क्या है प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। मतलब है कि इसमें इसमें बच्चे को पहले ही क्या है, इसमें सामान से विशेष की ओर इसमें जाया जाता है ना। पहले ही आप बच्चे को बता दिए, सामान उसको पहले नॉर्मल कर दिए, अब क्या है, अब उसको प्रॉब्लम देंगे, अब उसको बोल रहे हैं कि अब आप उस पर स्पेशलाइजेशन ये करें। तो देखिए पहले इसमें बता दिया गया। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के माध्यम से, एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले ही बता दिया गया कि साधारण ब्याज के सूत्र क्या होते हैं। तो सूत्र ये है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है कि 2000 का 4% है जो वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। बच्चा क्या है, सूत्र पहले सीख लिया, अब उसका इंटरेस्ट वो निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सेकंड एग्जांपल में भी सेम वही काम किया कि 2a+3b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। और इसमें पहले आपको बता दिया गया क्या कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे इसको क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें पहले नियम बता दिया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाता है। आगमन विधि में पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप क्या है कि सूत्र के बारे में, रूल्स के बारे में आप सीख। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं कि जैसे देखिए उसमें कोण की बात थी, बच्चा खुद से माप रहा है एंगल, उसके बाद बता रहा है कि कितना डिग्री, कितना लेंथ, ये सब है ना। इसमें क्या है कि इसमें क्या, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आप पहले ही बता दीजिए कि बच्चे को कि 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है। उसके बाद इसे सिद्ध करे तो यह निगमन विधि। इसके बाद अगर बच्चा अगर किसी ट्रायंगल को अगर प्रूव कर पाता है कि हाँ वो 180 डिग्री ही है, या उसका जो वो ये क्या बोलते हैं कि दो समकोण के बराबर होता है, तो फिर क्या है कि वो बस पहले नियम जान रहा था, बस उसी को प्रूव किया, तो वो हो जाएगा निगमन विधि। देखिए इसके गुण क्या है, ये विधि गणित शिक्षण के कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। ये टीचर्स का काम क्या है, बहुत ही आसान कर देता है, या स्टूडेंट का भी काम बहुत आसान कर देता है भाई, कि पहले ही आप फॉर्मूला जान गए, अब आप उस पर तो बस अप्लाई करना है। और ये छात्रों से नियम ज्ञात कराने की समस्या जो उत्पन्न नहीं होती है ना। बच्चा अगर कोई थोड़ा स्लो प्रोसेस, अगर वो थोड़ा स्लो है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो इसमें क्या है बच्चे के सामने क्या है फॉर्मूला निकालने वाला जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आ पाता है। सेकंड है, यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत या सूत्र की सत्यता की जांच हेतु अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। यह क्या है कि अगर आप कोई अगर जनरल अगर आप उसको नियम या सिद्धांत सूत्र कुछ भी बता दिए, तो उसका क्या है कि वो सही है सूत्र या नहीं, उसको जांचने के लिए क्या होता है ये, उसको जांचने में अत्यंत लाभदायक ये होता है। इसके बाद अंक गणित और बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। अगर अंक गणित का कोई क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं या बीजगणित का, तो इसमें क्या है, अगर निगमन विधि का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है, बहुत ही हेल्पफुल ये होता है। इसके बाद इस विधि द्वारा अत्यंत शीघ्रता एवं सफलतापूर्वक बच्चे क्या है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। निगमन तर्क अंतिम एवं अकाट्य होता है ना। निगमन का जो तर्क होता है इसका, वो क्या होता है, अंतिम होता है और अकाट्य होता है। यह तर्क वास्तव में गणितीय ढंग का होता है एवं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे इसमें क्या है रूल्स को खुद से ही करके वो चीज प्रूव करके देख चुके होते हैं। देखिए इसके कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं, तो निगमन विधि के अंतर्गत छात्र सामान्य नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते, है ना। बच्चा क्या है खुद से
वो रूल्स के ऊपर रिसर्च नहीं कर पाता, किसी क्वेश्चन के ऊपर किसी टाइप का अगर क्वेश्चन अगर बच्चे को मिल रहा है तो उसके ऊपर वो ज्यादा विस्तार से वो खुद से नहीं जान पाता है ना। और ये विधि, इसलिए ये विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। और पहले ही आप उसको फॉर्मूला बता दिए, उसके बाद वो क्वेश्चन बना रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद, या होता ही है ऐसा, हो सकता है क्या, ऐसा होता ही है कि कुछ दिन बाद क्या होता है, बच्चा वो फॉर्मूला भूल जाता है। लेकिन अगर आपने खुद से अगर किसी फॉर्मूले को डिराइव किया है तो आप उसको कभी भी नहीं भूलते। तो ये इसके दोष हैं। उसके बाद यह विधि छात्र को रटने की आदत डालती है। सही बात है कि आपको भाई फॉर्मूला तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस आपके लिए क्या है, बेनिफिट्स दे सकता है। फिर है यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह उस ज्ञान को स्वयं के प्रयास से नहीं प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे इसमें क्या है, इससे जो नॉलेज जो बच्चे गेन करते हैं वो अस्थायी होता है। वो अगर रेगुलर अगर उसका रिवीजन नहीं किया जाए तो बच्चे क्या है, उसको अक्सर भूल जाया करते हैं। और इस प्रकार का ज्ञान जो होता है अस्थायी अस्पष्ट होता है ना। ठीक है। और यहाँ पे आगमन तथा निगमन विधि में कुछ तुलना किया गया है, क्योंकि दोनों ही विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार अभी तक आप लोगों को रिपीट कर दिया है कि हाँ, ये दोनों ही जो विधियां हैं एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। और इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। क्या है तुलना, थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो पॉइंट को। तो इसमें क्या है कि इस विधि द्वारा ज्ञान छात्र का अपना होता है, तथा बालक की आगमन विधि में क्या होता है कि ज्ञान जो होता है, बालक का ज्ञान वो अपना होता है तथा बालक की शिक्षा और विकास की दृष्टि से उपयोगी होता है ना। उसके शिक्षा और विकास की दृष्टि से क्या होता है, ये काफी उपयोगी होता है। उदाहरणों के निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी को नियमीकरण, सामान्यीकरण, सूत्र निर्धारण का अभ्यास इसमें स्वयं से हो सकता है। जबकि निगमन विधि में क्या है कि इसमें तथ्य छात्र को बता दिए जाते हैं। इसमें पहले ही आपको फैक्ट जो है वो बता दिया गया होता है, उन्हीं के आधार पर वह आगे बढ़ता है। वह तर्क शक्ति की अपेक्षा दक्षता का विकास करता है ना। तर्क, उसमें ज्यादा आपको तार्किक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है, आपको दक्षता सिर्फ प्राप्त करना होता है कि आप उसमें क्या है कि आप फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी को बनाइए और उसमें आप बिल्कुल क्या हो जाइए, दक्ष हो जाइए, है ना। लेकिन है नियम, विद्यार्थी स्वयं, आगमन विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी स्वयं भी उत्पन्न करता है, क्या, नियम, है ना, खुद से बनाता है। अतः उन्हें वह भूलता नहीं। यदि भूल भी जाए तो आसानी से पुनरुत्पादन कर सकता है। मतलब अगर भूल भी गया तो बच्चा क्या है, फिर से उस रूल्स को खुद से डेवलप कर लेगा। लेकिन निगमन विधि में क्या है कि नियम विद्यार्थी को रटने पड़ते हैं। इसमें स्मरण शक्ति महत्वपूर्ण होती है। यदि छात्र तथ्य को भूल जाए तो उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता है। थर्ड है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे छात्र अत्यंत रुचि से करते हैं तथा अपने परिणाम स्वयं निकाल लेते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या है, यह अप्रत्यक्ष विधि है। सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया गया और आपको वही मान लेना है और उसी फॉर्मूले पे आपको कार्य करना है। तो यह अप्रत्यक्ष विधि है। छात्रों को नियम पहले ही बता दिए जाते हैं और उन्हें नियमों व सूत्रों के आधार पर ही समस्याएं हल करनी होती है। इस प्रकार से करके करीब इसमें 13 ये तुलनात्मक रूप से 13 पॉइंट्स में दोनों ही का तुलना किया गया है। वो आप एक एक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। या आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको देख सकते हैं। दिख रहा होगा, है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड जो है, तीसरा जो मेथड है हमारे पास एनालिटिकल मेथड है, विश्लेषण विधि है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी समस्याओं को छोटे छोटे भाग में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है और उसके बाद उस पर अध्ययन करना होता है और किसी निष्कर्ष पे उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट तो भाई आना ही है, कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। संश्लेषण, इसमें संश्लेषण से, है ना, ये विश्लेषण है और एक संश्लेषण विधि भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संश्लेषण से अभिप्राय है विश्लेषित तथ्यों को इकट्ठा करना और अभिष्ट परिणाम प्राप्त करना। रसायन में पानी, जैसे देखिए H2O जो हाइड्रोक्साइड जो होता है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाजित करना विश्लेषण विधि है, ठीक ना। जैसे H2O है, अब इसके क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर जल बनाते हैं, ठीक है। ये जब आपस में जब मिले होते हैं तो क्या होता है, जल बनाता है। तो इनको अलग अलग करना, मतलब हाइड्रोजन
के दो अणुओं को अलग कर देना और ऑक्सीजन के एक अणु को अलग कर लेना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विश्लेषण विधि। मतलब हमारे पास जो भी ये तथ्य है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ये सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। देखिए इसमें क्या है कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है विश्लेषण विधि के लिए। क्या है कि विधि निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाएगी। कैसे है, देखिए उदाहरण में क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ऐसा आपको क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया, आप इसको प्रूफ करना है। आपको कैसे करिएगा, तो इस विश्लेषण विधि में इसको प्रूफ करने के लिए है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण क, ठीक है, और कोण ख तथा कोण ग, ये तीनों क्या होता है कि दो समकोण के बराबर होता है ना। आखिर ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और एक जो समकोण होता है उसका क्या होता है 90 डिग्री होता है, और दूसरे समकोण का भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये भी दो समकोण मिला के कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, और 180 डिग्री जब ये बनाएगा तो एक त्रिभुज के अंदर का भी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये प्रूफ किया जा सकता है ना कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो ये देखिए इसको ये क्या किया है, तो देखिए इसमें क्या किया, क ख ग एक त्रिभुज है जिसमें ये क दिया है, एंगल क, एंगल ख और एंगल ग दिया गया है, समझ गए। और इसके बाद क्या है कि क ख तथा ग का योग दो समकोण के बराबर है। कैसे सिद्ध हो सकता है, तो देखिए क्योंकि संपूरक कोणों का योग क्या होता है दो समकोण के बराबर होता है। कोण ग का संपूरक कोण बनाने के लिए क्या करोगे, तो कोण ग, देखिए कोण ग का संपूरक कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस एंगल पे ये आ रहा है उसी एंगल पे इधर क्या है एक ग से एक र तक का एक काल्पनिक बिंदु, हम लोग काल्पनिक रेखा एक खींचेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करना है कि ग का संपूरक बन जाएगा, ठीक है ना। वो जो एंगल होगा क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, इसका संपूरक कोण बन गया होगा वहां पे। फिर है कि कोण क प्लस कोण ख को कोण क ग या के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए रचना इसमें क्या है, इस सिद्ध करने के लिए हमें क्या रचना सिद्ध करनी होगी। हम क्या करेंगे जो समझिए, इसमें हम भुजा क ख के समानांतर ग रेखा खींचेंगे, है ना। क्या है इसमें क और ख के समानांतर बिल्कुल पैरेलल क्या है एक रेखा ग पर हम लोग खींच देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, समानांतर ग र रेखा खींचेंगे। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोण क प्लस कोण ख बराबर कोण ग और ग, या तो यहाँ पे समझिए कोण क और ख है समानांतर, कोण ग और र को काटती है, ठीक है। भुजा क ख जो है, देखिए इसको छोटा कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग शायद देख पाइएगा इसको, ठीक है। तो देखिए देखिए इसमें क्या बता रहा है हम लोग को कि कोण जो ये होता है कोण क ख जो है वो समानांतर क्या है, सॉरी कोण नहीं, इसमें क ख जो रेखा है वो किसके समानांतर है, ग और र के समानांतर है ना, ग र को ये समानांतर है, ठीक है। फिर भुजा क ख, भुजा जो क ख है क्या है, कोण कोण ख, है ना, कोण क्या है क ख ग, क ख ग का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है ख क ग यानी ख क ग यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये एकांतर कोण के बराबर होगा, ठीक ना। ये जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा कि वही एंगल आपको ये इधर से मिलेगा, ठीक है। तो एकांतर कोण के बराबर होगा। उसके बाद क्या है कि इसमें सॉरी इसमें इसमें फिर आ जाएंगे नीचे, इसमें देख रहे हैं कि कोण ख क ग एकांतर कोण के बराबर आ गया। उसके बाद कोण क ख ग, क ख ग जो इस एंगल की बात कर रहा है वो संगति कोण र ग, यानी कि इस एंगल के बराबर क्या होगा, ये एंगल होगा, और इस एंगल के बराबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अतः इसमें सिद्ध क्या करना था कि कोण क प्लस ख प्लस क्या है क ख ग बराबर क ख ग प्लस मतलब कि दो समकोण के बराबर है, यही तो दो समकोण के बराबर यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये निगमन विधि है। इसमें पहले आपको नियम बता दिया गया, सॉरी ये क्या है विश्लेषण विधि है ना।
विश्लेषण, इसमें आप क्या है, आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। अब डायरेक्ट आप उसको अप्लाई नहीं किए, पहले क को अलग कर दिए एंगल को, ख को अलग कर दिया और ग को अलग अलग करके एकांतर कोण भी बनाए, तो आप इस एंगल को अलग और इस एंगल को अलग इमेजिन करके उसको क्या है कंबाइन कर दिए। अब आप इस प्रकार से इसको प्रूफ कर पाए। ठीक है, अब चलिए विश्लेषण विधि का गुण, कुछ इसका मेरिट्स है, क्या है इसके गुण। इस विधि में विद्यार्थी क्या है, विश्वास तथा बुद्धि के साथ समस्या समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है। इसमें विद्यार्थी क्या है, विश्वास, अपने विश्वास और अपने क्या है बुद्धि से समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वह विषय संबंधी सूझबूझ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा है विश्लेषण विधि में किसी निश्चित पग या ढंग को रटने की आवश्यकता नहीं होती। आपको इसमें किसी भी क्या है स्टेप्स को रटने की, याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। हर पग में अपने नियम होते हैं तथा उन नियमों का प्रमाण होता है। हर जगह क्या है, हर बार अपना नया रूल्स उसमें अप्लाई करना होता है और उनका सभी का क्या होता है, लेकिन ऐसा रूल्स अप्लाई करना है जिसका कि जो कि प्रूव्ड किया हुआ हो। ये नहीं कि अपने मन से कोई भी नियम उठाया ला के लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, अध्यापक तथा विद्यार्थी का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये था आपका ये, ठीक है, ये था आपका क्या विश्लेषण विधि। अब आइए संश्लेषण विधि। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब अलग अलग टुकड़ों में कर उसका विश्लेषण करना, है ना। अब क्या संश्लेषण मतलब कि अलग अलग टुकड़े में आपके पास क्वेश्चन हो और उसको एक साथ कंबाइन करके आप उस समस्या का समाधान करेंगे। जैसे देखिए संश्लेषण विधि क्या है, विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत है, ठीक उसका क्या है उल्टा है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज कर्ण के मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण कौन होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, देखिए ऐसा कुछ होता होगा समकोण त्रिभुज, है ना। अब इसमें हाइपोटेनियस कौन होता है, तो हाइपोटेनियस ये वाला होता है। ठीक है, ये कर्ण हो गया, आपको लिख देते हैं, ये जो होता है क्या होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है ना, तो जो कर्ण होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु के सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है। ये जो रेखा है, ये रेखा ये इसके लेंथ की आधी होती है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग टुकड़े को इसमें कंबाइन कर दिया जाएगा। उसमें कंबाइंड चीज को अलग अलग करके देखें और इसमें अलग अलग टुकड़े को क्या है कंबाइन करके इसमें देखेंगे, तब इसमें वो आ पाएगा। ठीक है, चलिए संश्लेषण विधि के गुण जो है, यह विधि विश्लेषण विधि से सरल है तथा हल या निष्कर्ष निकालने की विधि से अधिक स्थान नहीं घेरती। ठीक है ना, ये क्या है, विधि सरल है। इसके बाद विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिक तथा विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक है ना। ज्ञात हो कोई भी चीज आपको, अब आपको अननोन चीजों के बारे में उसके मदद से जानना है, तो क्या हो जाता है, चीज आसान हो जाता है और क्या है विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक भी हो जाएगा। अध्यापक को क्या है, अध्यापक के कार्य को इस विधि ने अत्यधिक सरल बना दिया, मतलब टीचर्स का काम इसने आसान कर दिया है। चलो इसके दोष हैं, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता है, इसलिए वह स्थायी नहीं होता। बच्चे इसमें भूल जाने की संभावना बच्चों में बनी रहती है। यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं जा सकता। किसी साध्य अथवा समस्या का हल इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस विधि से छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति तथा सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता है ना। इसमें क्या है कि छात्र खुद से, उनमें क्या है छात्रों में वो खुद से क्या है कि इसमें तर्क शक्ति को डेवलप नहीं कर सकते, है ना, निर्णय शक्ति को डेवलप नहीं कर सकते, खुद से सोच नहीं सकते, उसमें ऑलरेडी आपको बनाया हुआ मिलता है। और पांचवा, यह एक नीरस तथा निर्जीव विधि है। छात्र प्रत्येक बात को समझाने के लिए अध्यापक पर निर्भर होता है। जब तक अध्यापक टीचर उसको नहीं समझाएगा तब तक बच्चे क्या है उसमें समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए इसमें विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का फिर है, इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका विश्लेषण स्वयं से कर लीजिएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब इसके बाद है हम लोग का क्या है, प्रयोगशाला विधि। पांचवा है इसमें जो गणित शिक्षण की विधियों में एक आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या है कि आप इसमें क्या है कि गणित शिक्षण
इसमें विधियों, जो गणित शिक्षण विधियों के जो दोष हैं, ठीक है ना, गणित शिक्षण विधियों के जो दोष हैं, आप उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, दूर करने के लिए प्रयोगशाला विधि का आविष्कार हुआ है। अब कोई मेथड आप बच्चे को समझा रहे हैं, कोई एक प्रोसेस बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे को ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, बच्चे को कहीं ना कहीं उनको फैक्ट्स की खोज के लिए, उस तथ्य को प्रूव करने के लिए आप बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में आप ले जाएंगे और उसको दिखाएंगे, है ना। तो ये होता है प्रयोगशाला विधि। कुछ इसमें क्या है, गणित शिक्षण की यह प्रणाली छात्रों की क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है। उसकी क्रिएटिविटी को क्या करेगा, ये प्रोसेस क्रिएटिविटी को क्या मोटिवेट करेगा, है ना। इस प्रणाली में स्थूल से सूक्ष्म की ओर नामक सूत्र का सहारा लिया गया। क्या है ये, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो ये विधि है, ये कौन सी विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो ये होता है, स्थूल मतलब जो चीजें आपको स्पष्ट रूप से बड़े रूप में आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद उसके अंदर तो बारीकी जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके बारे में आपको ज्ञान करना, मतलब उसके बारे में आपको ज्ञात करना होता है तथ्यों को। तो वो क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये कैसे होता है, प्रयोगशाला विधि में, है ना। टीचर्स आपको बता दिए कि हाँ देखो ट्रायंगल ऐसा होता है, ट्रायंगल मतलब कि तीन साइड से कोई अगर सरफेस को, अगर किसी लाइन के माध्यम से अगर किसी सरफेस को तीन साइड से घेरते हैं, मतलब क्लोज सरफेस अगर है, तो क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है। तो अब क्या है, आप ऐसा सिर्फ उस समय इमेजिन कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में ट्रायंगल को लेकर उस समय बहुत सारी बातें चल रही होती है। लेकिन अगर लेबोरेटरी या आपके सामने अगर कुछ ऐसी अगर चीजें देखने के लिए मिल जाए, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कुछ ट्रायंगल्स का वो बना होता है, अगर वो लेके अगर आपको अगर टीचर्स दिखा दे कि देखो ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है, तो फिर वो चीजें स्पष्ट हो जाती है ना, फिर उसका जो फिगर है, आप कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये कार्य होता है इस प्रयोगशाला का। देखिए प्रयोगशाला विधि का कुछ गुण होता है, क्या है, तो अंक गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का निम्नलिखित गुण है। क्या है, इससे बालक स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र के अनुसार कार्य करते हैं, अतः यह विधि रुचिकर और आसान होती है। ये विधि भी क्या है, बहुत ही आसान होती है। सेकंड है, इस विधि में छात्रों की रुचि सदैव बनी रहती है, छात्रों का जो रुचि है वो इंटरेस्ट है इसमें बना रहता है। तथ्यों को जानने के लिए न तो उन्हें रटना पड़ता है और न अरुचिकर का ढंग का अध्ययन करना पड़ता है। फिर इस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं, है ना। इस विधि में क्या है, प्रयोगशाला में गए, बच्चा कोई गया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में गया और खुद से वो कुछ क्रियाएं करके वो उसको सीखने का प्रयास कर रहा है। अतः उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। उन्हें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह क्या है, स्थायी होता है ना। अगर वो खुद से अगर लेबोरेटरी में रिसर्च करके कुछ प्रयोग करके अगर सीख रहा है, तो क्या होगा, बच्चे को मजा तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या है, उसका जो नॉलेज है बिल्कुल हाई हो जाएगा। इसके बाद है, इस विधि के द्वारा गणित शिक्षण से गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली तौर पे सीख रहे हैं, तो उसको आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ इजीली रिलेट करने में कैपेबल हो जाते हैं। इसके बाद है, इस विधि के द्वारा शिक्षण से छात्र क्या है, गणित का अनुप्रयोग गणित की विभिन्न समस्याओं को हल करने में तथा जीवन की अन्य समस्याओं में सरलता से कर पाएंगे। अगर देखिए, अगर आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली अगर सीख रहे हैं, तो क्या है, आप उसको अपने डेली लाइफ में और साथ साथ क्या है कि अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स में भी आप उसको अप्लाई करने में कैपेबल रहते हैं। फिर प्रयोगशाला में अध्यापक क्या है, इस विधि में अध्यापक और छात्रों का संबंध बढ़ जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इस विधि में क्या है कि अगर प्रयोगशाला विधि से अगर कोई बच्चा अगर कुछ सीखता है नई चीजों को, तो उसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है। अगर जहां भी उसको समस्याएं आएगी, तो वहां पे उसके समस्याओं के समाधान के लिए क्या है, शिक्षक को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो उनका संबंध बढ़ जाता है। अध्यापक छात्रों के नेता और मित्र होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करते हैं। क्या होता है, टीचर नेता भी होता है छात्र का, और क्या होता है, उसका फ्रेंड्स भी होता है। नेता का तात्पर्य यहाँ पे है मार्ग या पथ प्रदर्शन से, है ना, उसको इंस्ट्रक्शन देने से, निर्देश देने से, यहाँ पर इसका तात्पर्य है। साथ में है, यह विधि छात्रों के स्थान का सही बोध कराती है। उसके क्या है, उसका जो स्थान होता है उसको एकदम एक्चुअल उनको बताया जाता है कि आप कितने पानी में हैं या क्या आपका स्थान क्या है अभी। इस विधि का प्रयोग से छात्र क्या है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग ठीक ढंग से करना सीख जाते हैं। आप भाई कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिकली सीखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप वो चीजें समझ जाएंगे कि हाँ, किन यंत्रों का प्रयोग किस जगह पे कब करना है। इसके कुछ दोष हैं,
दोष है क्या कि दोष है कि इस विधि के द्वारा गणित के सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता। हर पार्ट्स में आप नहीं ऐसा कर सकते, हर चैप्टर के अंदर आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि के अंतर्गत अत्यधिक समय लगता है और इस विधि के द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए तो पाठ्यक्रम क्या है कभी पूरा नहीं हो सकता। इस विधि में क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाता है ना। आप एक चीज किसी एक या दो चीज को एक दिन में मैक्सिमम समझ सकते हैं, जबकि क्या है कि इसके माध्यम से इस कारण सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद है आपका प्रयोगों द्वारा क्या है प्रयोग द्वारा गणितीय तथ्यों की खोज करना आसान कार्य नहीं है और अक्सर इन तथ्यों की खोज नहीं हो पाती है। देखिए क्या है कि प्रयोग, आप हर चीज को प्रयोग के माध्यम से आप नहीं सीख सकते है ना, ये कार्य थोड़ा कठिन है। अब हर कार्य के लिए आपको अगर प्रयोग के ऊपर डिपेंड कर दिया जाए, डिपेंडेंट अगर बना दिया जाए तो क्या है कि समय लगेगा, आप समय से किसी भी चीज को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है इस विधि के द्वारा छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी करा दी जाती है ना। छात्रों को क्या है गणित के तथ्यों की इस प्रयोगशाला विधि से करा दी जाती है, परंतु यह विधि क्या है गणित संबंधी तर्कों का विचार करने में सहायक सिद्ध नहीं हो पाती है। लास्ट है इसमें देखेंगे कि यदि गणित की प्रयोगशाला में केवल एक ही अध्यापक होता है तो वह अध्यापक सभी छात्रों की कठिनाइयों को क्या है सीमित समय में हल नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए 25-30 स्टूडेंट एक साथ अगर गए लेबोरेटरी में तो 30 स्टूडेंट को हो सकता है 30 तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी हो। अब एक ही टीचर होगा तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड में 30 का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाएगा है ना, किसी 2 4 5 का कर पाएगा, बाकी का प्रॉब्लम्स वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। इसके बाद आपको क्या है 6th में आपको पढ़ना है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। आप इस मेथड से हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं आप लोगों से कि आप इस मेथड से भली भांति परिचित होंगे। थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। यह विधि क्या है निम्न कक्षाओं में उपयुक्त नहीं होती है ना, लोअर क्लासेस में ये जो मेथड है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है उच्च कक्षाओं में लाभप्रद होता है, परंतु उच्च कक्षाओं में भी इसके साथ ही साथ प्रश्न उत्तर विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हायर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उनको लेक्चर दे रहे हैं, जैसे हम अभी आप लोग को इसी विधि से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि है हमारे सामने, तो व्याख्यान विधि के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं लेक्चरर मेथड से। तो लेक्चर मेथड से आपको पढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको लेक्चर तो नहीं दे रहे, साथ में क्या है कि जो भी विधियां हैं उसको किसी न किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि क्लास में हम बैठे हैं 9th की क्लास है या 11th की क्लास है, लेक्चर मेथड से वहां पढ़ा रहे हैं, तो क्या है कि बच्चे अगर सामने हो तो क्या है उनको लेक्चर देते हुए 1-2 क्वेश्चन भी उनसे अराइज करते रहते हैं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो व्याख्यान बच्चों के सामने दे रहे हैं, बच्चे क्या उसको एक्चुअली समझ पा रहे हैं या उनके सर के ऊपर से निकल जा रहा है, इस चीज को समझने के लिए क्या है बच्चों से क्या है बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन कर लिया जाता है। देखिए इसके कुछ गुण हैं। क्या गुण है कि इस विधि द्वारा अधिक पाठ्य पुस्तक को कम समय में क्या है कम समय में दिया जा सकता है। इसके गुण क्या है कि अगर पाठ्य वस्तु पढ़ा भी दिया जाए है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर कवर करनी हो तो क्या है व्याख्यान विधि उसके लिए सहायक सिद्ध होती है, कम समय में उसको क्या है कवर किया जा सकता है। यह विधि क्या है बड़ी कक्षाओं में उपयुक्त होती है, ऊपर की कक्षाओं के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। यह विधि शिक्षक के लिए सरल होती है, टीचर्स के लिए ये काम आसान बनाने की वाली विधि है। और चौथा, इस विधि में विचारों की कड़ी का क्रम नहीं टूटता है। इसमें क्या है विचार का क्रम नहीं टूटता है, क्योंकि आप धारा प्रवाह तरीके से बच्चों को समझा रहे होते हैं और बच्चे भी क्या है उसको एक क्रम के अनुसार समझ रहे होते हैं। इसके कुछ दोष हैं। दोष में इस विधि के द्वारा केवल सूचना प्राप्त होती है जो गणित में विशेष आवश्यक नहीं होती है ना। आप ये जो प्रोसेस है, ये जो क्या है ये व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड जो है क्या ये मैथ के लिए उतना रीजनेबल नहीं है, क्योंकि मैथ में आप सिर्फ लेक्चर के मेथड से नहीं बता सकते, किसी बच्चे को नहीं समझा सकते प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाना ही पड़ेगा। कुछ आपको बोर्ड्स के ऊपर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होंगे, कुछ आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है इस विधि में शिक्षक कक्षा विद्यार्थियों के संपर्क में नहीं आ पाता, कक्षा के विद्यार्थियों के संपर्क में उतना नहीं आ पाता जितना क्या है कि प्रयोगशाला विधि में या अन्य विधियों में आ पाता है, क्योंकि बच्चे उनसे उस समय डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इस विधि में क्या है हम आपके सामने क्या है अभी लगातार व्याख्यान दिए जा रहे हैं, पर आपके साथ इंटरेक्शन हमारा बिल्कुल ना के बराबर है ना। आप सिर्फ हमारे व्याख्यान विधि से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। थर्ड है विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सोचने का अवसर नहीं देती है। क्या है विद्यार्थी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हर बच्चा उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या है कि
अगर लेक्चर रेगुलरली चल रहा है तो बीच में अगर थोड़ा भी मिस हो गया तो फिर बच्चों को समझने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण बच्चे क्या है कि टीचर पर से फोकस हटा के इधर उधर देखना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है आपका 7th है प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि। इस विधि में क्या है कि आप इस प्रयोजनवाद है ना, इसका आधार क्या है, प्रयोजनवाद है। आप जैसे योजना विधि, इसमें आप पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना के ले गए होते हैं, आपका पहले से एक लेसन प्लान बना होता है, आप उस विधि के हिसाब से पढ़ाते हैं। इस विधि के जन्मदाता कौन है, सर विलियम किलपैट्रिक, है ना, सर विलियम किलपैट्रिक इसके जन्मदाता हैं। और इसके अनुसार क्या, छात्रों के सामने ऐसे अवसर लाए जाने चाहिए जिनमें वे अपने मित्रों की मदद से यह निर्णय कर सके कि उन्हें क्या व कहाँ तक पढ़ना है। इस दौरान उन्हें सफलता की मात्रा भी ज्ञात रहती है। देखिए किलपैट्रिक महोदय का जो योजना विधि है, इसका किस प्रकार से व्याख्या इन्होंने किया है, तो इन्होंने बताया है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। योजना यानी प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट मेथड से आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप बच्चे को दे रहे हैं कि आप ये प्रोजेक्ट करके लाओ, यानी बनाते बनाते अगर उस प्रोजेक्ट को बच्चा अगर पूरा करता है तो उस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा क्या है, बहुत सी चीजों को बारीकी से सीख जाता है। तो क्या है, तो लगन के साथ बच्चा करेगा और सामाजिक वातावरण में इसको पूरा करेगा, है ना, आसपास के लोगों से भी उसमें क्या है, सहयोग लेगा। जबकि वही स्टीवेंसन महोदय के अनुसार इसमें कहा जा सकता है कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है। योजना यानी किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर बच्चे को कार्य करने के लिए दिया जाता है तो क्या है, वो एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। वेलार्ड महोदय के अनुसार कहना है, इनका कहना है कि योजना यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो वो आपका क्या है, यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी जो इस विधि की जो कार्य प्रणालियां हैं योजना विधि की, वो है परिस्थिति निर्माण करना, योजना का चुनाव करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का कार्यान्वयन करना, कार्य का मूल्यांकन और समस्त कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना, है ना। आप इस विधि में क्या क्या करते हैं, तो आप इस विधि में परिस्थिति का निर्माण करते हैं, वो वैसा सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं जिसमें क्या है कि आपकी योजनाएं, जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, आप योजना का उचित चुनाव करते हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं जो उस समय के आसपास के वातावरण के लिए या आपसे मतलब समाज के लिए वो उपयुक्त सिद्ध हो। तीसरा है योजना का कार्यक्रम बनाना, आप योजना का क्या है, का प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। फिर है योजना का कार्यान्वयन करना, एग्जीक्यूशन, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, तो वो कार्यान्वयन के लिए। फिर कार्य का मूल्यांकन, फिर उसका क्या है, इवेल्युएशन आप करते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया वो किस हद तक रीजनेबल है या नहीं है। फिर लास्ट है इसमें समस्त कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना है। उसके बाद आप क्या है, पूरे जो भी आप प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस सभी का क्या है, आप एक क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है वो किस कार्य के लिए है और किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। इसके बाद है देखते हैं आगे, सभी को हम लोगों ने देख लिया। फिर योजना विधि के गुण, इसके गुण में आ जाते हैं कि इस विधि में छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। बच्चे इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करते हैं, ठीक है ना। बच्चे क्या है, स्वयं से इस कार्य को पूरा करते हैं। सेकंड है पूरी योजना काल में छात्र सक्रिय रहते हैं। जब तक वो प्रोजेक्ट बन नहीं जाता क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव मोड में होते हैं उसमें। फिर योजना द्वारा बालक को प्राथमिकता मिलती है, इससे बालकों की रुचि, मनोवृत्ति, आदतें व स्वभाव की जानकारी भी प्राप्त होती है टीचरों को, है ना। किन किन चीजों के बारे में, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, उनके जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसके बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, ठीक है ना, उनके नेचर्स के बारे में, इन सभी चीजों की जानकारियां भी टीचर्स को मिलती है। फिर है बालक में प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। बच्चा क्या है कि प्रयोग करने की क्षमताओं को अपने अंदर डेवलप करता है। फिर इस विधि में प्राप्त ज्ञान वास्तविक तथा स्थायी होता है, ठीक है ना। बच्चा एक बार जो प्रयोग करके एक बार जो प्रोजेक्ट बना के सीख जाएगा फिर उसको क्या है, वो लगभग नहीं भूलता है, ठीक है। बालक इसमें करके सीखता है, जाहिर सी बात है भाई, प्रोजेक्ट खुद से बना रहा है तो करके ही सीख रहा है। फिर छात्रों को प्रजातांत्रिक वातावरण में बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, इस प्रकार रहने द्वारा सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रजातांत्रिक वातावरण में क्या है, बच्चा क्या है, बढ़ने का, अपना प्रोग्रेस करने का को मौका मिलता है। फिर वास्तविक जीवन में कठिनाइयां सुलझाने की नींव यहाँ पड़ती है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए तो उसको बनाने में बच्चों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि बच्चे क्या है, प्रोजेक्ट बनाने के दौरान उसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से अगर
इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग किस चीज की मिलती है कि अगर उनके लाइफ में किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है, ट्रबल आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या है यहाँ पे सीखते हैं। इसके बाद है बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर हाथ से कार्य करने की कुशलता का विकास भी होता है, चूंकि खुद से बना रहे होते हैं तो हाथ की कुशलता यानी हैंडीक्राफ्ट की जो एबिलिटीज है को भी डेवलप यहाँ पे करना होता है। फिर गणित का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए हैं तो गणित का क्या है कि किस प्रकार से उसको अपने व्यवहार में मतलब डेली लाइफ में उसका यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बच्चे सीखते हैं। फिर योजना की पूर्ति में मानसिक कार्य के साथ शारीरिक कार्य का भी अवसर प्राप्त होता है ना। इसमें क्या है, सिर्फ दिमाग लगाना तो होगा नहीं, कोई भी चीजें यदि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए घटेगी तो साथ में क्या है बच्चे शारीरिक रूप से भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। छात्र अनुशासन में रहते हैं। छात्र क्या है अनुशासन में क्यों रहते हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बच्चे को क्या है वो प्रोजेक्ट पूरा करना होता है और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कार्य को कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या है अनुशासन में रहते हैं। योजना की पूर्ति के लिए वे एकाग्रचित्त होकर काम करते हैं, है ना। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है वो योजना को बनाने में एकदम तल्लीन रहते हैं। फिर छात्रों में आत्मनिर्भरता विकसित होती है। ठीक है, बच्चे में क्या है सेल्फ डिपेंडेंसी की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। इसके कुछ दोष हैं, तो दोष हैं क्या, हमारे विद्यालय अभी तक इतने संपन्न नहीं है कि योजना विधि का बहुलता से प्रयोग कर सके, क्योंकि योजना कोई भी हो व्ययपूर्ण होती है। अगर देखिए हर विद्यालय इसके लिए कैपेबल नहीं है, इसके लिए सक्षम नहीं है कि बच्चे को योजना विधि का प्रयोग करने के लिए उनको प्रोजेक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलाउ करे, क्योंकि हर बच्चा इसमें कैपेबल नहीं होगा और हर विद्यालय भी इसमें इतना सक्षम नहीं है कि इसमें जो खर्च होने वाला जो धन है उसको वो की पूर्ति वो सही ढंग से कर सके। फिर क्या है योजना पूरी होने में समय लगता है, था पाठ्यक्रम इस विधि से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, बच्चा क्या है 5-7 दिन का समय लेता है, तो इसमें समय बहुत ज्यादा मर जाता है, जिसके कारण क्या है आप इस प्रोसेस से इस मेथड के माध्यम से आप क्या है सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे दोष हैं इसमें, आप इनको एक एक करके देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। उम्मीद करते हैं ये आखिरी विधि होगा, तो ये आठवां विधि है क्या अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसके जो वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए 19वीं शताब्दी में आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की। किसने की, एक आर्मस्ट्रांग नाम के शिक्षण शास्त्री थे जो कि वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। उसके बाद है कि ह्यूरिस्टिक जो है यूनानी भाषा का ह्यूरिस्को से बना शब्द है। इसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक का मतलब हुआ मैं स्वयं से किसी भी चीजों को क्या है किसी भी चीजों का खोज करता हूँ। इसे मतलब इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक क्या है विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। देखिए अन्वेषण अर्थात इसको हम अन्वेषण को इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, है ना। अन्वेषण को इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए अन्वेषण शब्द आपके लिए हो सकता है कठिन हो या आपको पहली बार सुनने के लिए मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है इससे आप परिचित हैं। तो इन्वेस्टिगेशन मेथड का मतलब ही हुआ कि आप किसी भी चीज का क्या है स्वयं से आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप अपने से ही आप उसको खोज करेंगे। तो ये विधि का मतलब ही है कि आप स्वयं से इसका क्या है खोज करके आप इसको सीखेंगे। देखिए बर्नार्ड ने इस विधि का क्या है इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि जहां तक संभव होता है वहां तक यह प्रणाली छात्र को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। जहां तक संभव हो सकता है बच्चे को क्या है इसमें अगर इस मेथड से अगर बच्चे अगर सीख रहे हैं कुछ, तो क्या है इसमें जहां तक संभव हो वो क्या करते हैं खोजने वाली स्थिति में बच्चे को रख रहा है। उसे अपने आधार सामग्री स्वयं खोजनी पड़ती है, जो भी उसको वहां पे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है बच्चे वो खुद स्वयं से खोजते हैं और अपने प्रश्नों को स्वयं पूरा क्या है स्वयं ही पूछना पड़ता है कि इसमें और कौन कौन से प्रश्न होते हैं, है ना। आप लोग कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं सीआईडी या और भी इंस्पेक्शन से संबंधित, व्योमकेश बख्शी एक आता था, डिटेक्टिव करण, ये सब क्या है इन सब में आप लोग देखते होंगे। खास करके सीआईडी जो ये प्रोग्राम है बहुत ज्यादा प्रचलित है और लगभग उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को तो जरूर ही देखा होगा इस कार्यक्रम को। उसमें क्या है कि उसमें जो भी उसकी टीम होती है
है ना, उसमें जो भी वो टीम होती है सीआईडी की, वो क्या है कि किसी भी मामले के ऊपर वो स्वयं से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और स्वयं से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, अगर ये मर्डर है तो किस प्रकार से हुआ है, अगर ये किडनैपिंग है तो किस पर, मतलब खुद से वो क्वेश्चन अराइज करते हैं और खुद से फिर उसका समाधान ढूंढने का वो प्रयास करते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन मेथड या अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि इसको बोलते हैं। फिर आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये था ह्यूरिस्टिक मेथड। और गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है, परंतु क्या है, इस आवश्यकता इस बात की हो सकती है कि इससे इसके हेतु वांछित पर्यावरण, उपयुक्त सामग्री, योग शिक्षक और विशिष्ट विद्यालय संगठन की व्यवस्था की जाए। अब देखिए, इस विधि का प्रयोग मैथ के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयोगी हो सकता है। भाई मैथ में इन्वेस्टिगेशन अगर आप करते रहोगे तो फिर वही समस्याएं आपके सामने आएगी कि समय ज्यादा लग जाएगा, आप इसको समय पे पूरा नहीं कर पाओगे, है ना। और इसके लिए वेल ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता होती है और विशिष्ट विद्यालय संगठन की भी व्यवस्था होती है, जो कि इन सभी चीजों की क्या है, आजकल बहुत ही कमी देखने को मिलती है। तो इसके जो गुण है, इसके जो मेरिट्स हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके मेरिट्स हैं कि गणित शिक्षण के हेतु यह विधि इस कारण उपयोगी है कि यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। क्या करती है, छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने में ये काफी सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद है, यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। किन किन चीजों को ये तीव्र बनाती है, तो तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन को क्या है, मतलब कि बच्चा इसमें क्या है कि खुद से तर्क करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कि भाई ऐसा क्यों है। उसके बाद क्या है, कल्पना भी करता है उन चीजों के ऊपर, अगर वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर रहा तो कल्पना करता है, सोचता है उसके बारे में, चिंतन करता है ना। तो इन चीजों को क्या है, बच्चों में इन चीजों का क्या है कि बहुत तीव्रता से इनका डेवलपमेंट होता है। फिर है, यह विधि बालक को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है ना। बच्चा क्या है, किसी भी अननोन चीजों को क्या है कि खोज करने की स्थिति में हमेशा ही एक्टिव रहता है। उसके बाद है, गणित शिक्षण में यह विधि इसलिए भी उपयोगी है कि यह बालक को पहले से निश्चित रूप से तथ्यों को न बताकर उसे उसकी ओर अग्रसर करता है। आपको पहले से इसके बारे में बताया नहीं जाता है, बल्कि क्या है, आपको इसकी ओर क्या है, प्रेरित किया जाता है कि आप अननोन चीजों के की ओर आप उसको खोजने में की ओर अग्रसर रहें। इसके बाद है, यह विधि छात्र को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। फिर रायबर्न का विचार है कि यह विधि क्या है, बालक को ज्ञानोपार्जन की विधियों क्रियाओं में संलग्न करके उसे क्रियाशील बनाती है। इसमें क्या है, रायबर्न का मानना था कि बच्चा इसमें क्या है कि इस विधि में कि वो क्रियाओं में संलग्न रहता है और संलग्न रहने के कारण क्या है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। फिर है, यह विधि आगमन विधि का अनुसरण करने के फलस्वरूप यह स्वीकार करती है कि बालक को शिक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ये विधि क्या है, आगमन विधि के लगभग पैरेलल ही। आगमन विधि में आप क्या करते हैं, आगमन विधि में आप पहले समस्या का समाधान करते हैं और उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होता है। तो ये भी क्या है कि इस विधि में आगमन विधि का अनुसरण करते हुए उससे जो उसके फलस्वरूप क्या है, यह स्वीकार करते हैं कि बालक को शिक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। बालक को क्या, शिक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। फिर है, आठवां है, गणित शिक्षण में यह विधि जो है इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि यह करके सीखने को बल देती है, मतलब स्वयं से करके आप इसमें सीख पाते हैं। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। इसके डिमेरिट्स हैं कि गणित यह विधि जो है केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों को गणित शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। बताइए, अब अन्वेषण करके सीखने की बात जहां हो जाए तो वहां साधारण बुद्धि या मंद बुद्धि वाले बालक जो क्या है कि उस विधि में फिट नहीं बैठ पाएंगे, वो क्या है कि वो पिछड़ जाएंगे। तो इसमें जो असाधारण बालक होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं, वो इसमें क्या है कि वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो साधारण बालक होते हैं, साधारण बुद्धि वाले बालक, वो पीछे रह जाते हैं या उनको ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि वे ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। साधारण बुद्धि वाले बालक स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं, है ना। जो नॉर्मल जिनका आईक्यू होता है वो अन्वेषण करने की स्थिति में नहीं होते। सेकंड है, निम्न कक्षाओं में गणित शिक्षण में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। छोटे कक्षाओं में क्लास 1, 2, नर्सरी, एलकेजी में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि निम्न कक्षाओं के छात्र स्वयं अन्वेषण करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं होते उतना, है ना, क्योंकि उनका तार्किक चिंतन इतना विशाल
समय नहीं होता, इतना डेवलप नहीं हो पाता है जिससे कि वे अन्वेषण करने की स्थिति में हो। फिर थर्ड है गणित शिक्षण की यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है। हो सकता है कि आप अन्वेषण करते करते किसी गलत रिजल्ट पे आप पहुंच जाएं, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व और विकसित नहीं होता कि वह अपनी गलती को समझ सके बीच में। अब भाई 7, 8, 9 का ही बच्चा है, तो अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करते करते हो सकता है गलत रिजल्ट पे चला जाए, उसको इस बात का परीक्षण करने में वो सक्षम नहीं हो पाता बच्चा खुद से कि हाँ वो ये ज्ञात कर सके कि हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया है या जिसमें विधि से हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही ही है या गलत है। उसके बाद है गणित शिक्षण में इस विधि का एक दोष यह भी दिखाई देता है कि इसमें कार्य करने की गति अत्यंत मंद हो जाती है। यानी कि अगर अन्वेषण विधि के माध्यम से अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम बहुत तेजी के साथ कर ले, है ना। तो क्या है इसमें कार्य क्या हो जाता है, अत्यंत धीमा हो जाता है। जिन तथ्यों को शिक्षक थोड़े समय में बतला सकते हैं उन्हें खोजने में बालक घंटों समय लगाते हैं। बात सही है, अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक बीच में दे दिया जाए कि हाँ ये अगर आप किसी एक प्रॉब्लम मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 2, 3, 4 पेज अगर आप लगा रहे हैं, बीच में अगर कोई ऐसा अगर बिल्कुल ट्रेंड टीचर है ना, अगर आपको विशेष रूप से प्रशिक्षित अगर शिक्षक अगर आपको मिल जाए तो बीच में एक ऐसा ट्रिक बता दे कि जिसके माध्यम से क्या है नेक्स्ट 3-4 लाइन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इसमें क्या है कि शिक्षक थोड़े समय में आपको क्या है बतला दे सकते हैं, जबकि बालक को घंटों का समय लग जाता है। यदि इस विधि में समस्त पाठों का शिक्षण प्रदान किया जाए तो पाठ्यक्रम क्या है कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस विधि का एक दोष यह भी है कि इसमें आगमन और वस्तुपरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। परिणाम यह होता है कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलुओं का समावेश नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अन्वेषण कर रहे होते हैं तो इसमें क्या है आप इधर उधर की ज्यादा चीजों को आप शामिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आप ज्यादा विशेष चीजों को शामिल नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है इसके कारण कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलुओं को का समावेश नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा हम लोग भी जब बच्चे में गणित का कुछ क्वेश्चन बनाया करते थे तो उसमें क्या है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, कई बार ऐसा है कि 1.5 पेज 2 पेज तक चला जाता था, लेकिन उसके बाद अगर सेम प्रॉब्लम अगर टीचर से जाके पूछते थे तो क्या है स्पेशली आनंद कुमार ये जो सुपर 30 के संचालक हैं, हम उन्हीं के यहाँ पढ़ते थे उस समय, तो अगर उनसे जाके अगर वही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या करते थे उसमें कुछ ऐसा ट्रिक बताते थे कि 2 से 3 लाइन में वो क्वेश्चन समाप्त। सोचिए हम जिन समस्याओं को 2 पन्ने में मतलब उनका समाधान कर पा रहे थे वो सिर्फ 2 से 3 लाइन में उसका सॉल्यूशन बता दिया करते थे। तो ऐसा होता है, तो अन्वेषण विधि तो आपके लिए थोड़ा मतलब लॉन्ग मेथड वो हो जाता है कि अगर आप अन्वेषण करके बना रहे हैं तो आपको काफी लंबे समय के लिए आप उसमें आपका समय ज्यादा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपके ये आज का शिक्षण विधियां थी जिसमें गणित शिक्षण की विधियों के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया है। तो उम्मीद करते हैं कि गणित शिक्षण की ये जो तमाम 8 विधियां थी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो, ऐसा मेरा प्रयत्न था। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच में जरूर करें।